देखो भैया, कल बताया था हमने प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आज देखिए प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाई हाइगेन्स थ्योरी। देखो बेटा ध्यान से समझो इसको। इसमें आपको सबसे पहले ट्रांसपेरेंट सरफेस बनानी है, प्लेन वेव फ्रंट कल की तरह ही बनाना है। तो सबसे पहले आप ट्रांसपेरेंट सरफेस ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गई आपकी ट्रांसपेरेंट सरफेस। इसको चाहो तो आप कोई नाम दे सकते हो, तो हम नाम दे देते हैं जेड जेड डैश। हमने इसको नाम दे दिया जेड जेड डैश। इसके बाद में आपको कल हमने समझाया था कि वेव फ्रंट कैसे ट्रेवल करता है। वेव फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन से किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो हम उसको हल्का सा बेंडिंग फॉर्म में बनाते हैं। तो हमने एक प्लेन वेव फ्रंट बना लिया। इस प्लेन वेव फ्रंट को इस सरफेस पे ऐसे स्ट्राइक करा दिया, तो ये इसका पॉइंट ए हो गया और ये इसका पॉइंट बी हो गया। ध्यान से देखिए। अब हमने आपको कल भी बताया था कि ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, और ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अगर आपको वो वाला डायग्राम बनाना आ गया है तो ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है बस, बाकी पूरा प्रोसेस सेम टू सेम है। अब ये हाइगेन्स जी कह रहे हैं कि आपकी ये वाली इंसिडेंट रे, पर्टिकुलर अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये भी आपकी क्या है, इंसिडेंट रे। इस पूरे को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब ये कह रहे हैं कि ये वाली लाइट रे डैश 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 कहाँ तक जाएगी, सी तक जाएगी। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर ये डिस्टेंस x है और ये मीडियम क्या है, एयर है, तो एयर को हमने कई बार बताया है कि आपका एयर रेयरर मीडियम कहलाता है। और अगर आपने यहाँ ग्लास लिया है तो आपको यहाँ पे लिखना है ग्लास, और ग्लास आपका कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अब ये अपने एक्सप्लेनेशन में जब इन्होंने अपनी थ्योरी को लिखा था, इन्होंने वहीं पर कह दिया था कि आपकी एयर में जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। हमें इसी को प्रूफ करना है। एक्चुअल में अगर हमने इसको प्रूफ कर दिया तो हमारा रिफ्रैक्शन अपने आप प्रूफ हो जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है, v1 इज ग्रेटर देन v2। तो बेटा v1 किसकी वेलोसिटी है, v1 वेलोसिटी है एयर की, और v2 किसकी वेलोसिटी है, ग्लास की। तो यहाँ आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यहाँ आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर की स्पीड v1 सपोज कर लिया और ग्लास की स्पीड v2 सपोर्ट कर लिया। आपको इस तरीके से पूरे डायग्राम में दिखाना है। अब ये लाइट रे v1 स्पीड से, अगर हम यहाँ फिर से सपोज करें कि एट टाइम t इज इक्वल 0 पर जब ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होती है, एग्जैक्ट उसी टाइम पर b क्या होती है, t इज इक्वल 0 पर होती है। और जब यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करती है तो यहाँ से यहाँ तक में इसको कितना टाइम लगता है, t इज इक्वल t टाइम लगता है। तो आज इसकी वेलोसिटी है v1 और टाइम अभी भी किसको कितना लग रहा है, t लग रहा है। वेलोसिटी चेंज होकर के v की जगह क्या हो गई है, v1। एक्चुअल में ये है अभी भी v ही।
बस हमने अपने आप को समझाने के लिए एयर में V1 सपोज किया है और ग्लास में V2 सपोज किया और पहले से लिख रखा है कि V1 इज ग्रेटर देन V2। अब आपको फिर से ये वाला कंपास का पॉइंट रखेंगे, जो नुकीला पॉइंट है कंपास का उसको यहाँ रखेंगे और जो आपकी पेंसिल की नोक है उसको यहाँ रखेंगे। तो इन्होंने कहा आप इसको मेजरमेंट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि जब लाइट डेंसर मीडियम में इंटर करती है, जब आपकी लाइट डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो इन्होंने कहा कि स्पीड की लाइट चेंज हो जाती है और चेंज होने के बाद उस लाइट की स्पीड इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होती है। अब अगर ये लाइट स्पीड की डिक्रीज होती है तो इन्होंने कहा आप छोटी लेंथ का आर्क लेंगे, यानी आप इस लेंथ को BC को ना लेकर के किसको आर्क मानेंगे, AB को आर्क मानेंगे। आप सपोज करेंगे कि आपकी लाइट जैसे ही डेंसर मीडियम में इंटर करती है वो AB के बराबर ट्रैवल करेगी, कितने टाइम में, T टाइम में, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या चेंज हो जाएगी, V2 हो जाएगी। जितने टाइम में x डिस्टेंस V1 वेलोसिटी से T टाइम में कवर किया जा रहा है उतने ही टाइम में V2 वेलोसिटी से AB डिस्टेंस कवर होगी। तो इन्होंने कहा लाइट हल्की सी बेंड हो जाएगी और कंपास का पॉइंट यहाँ रखो, पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखो, यहाँ से आर्क लगाओ और यहाँ रखने के बाद में इन्होंने कहा इस तरीके से आर्क यहाँ लगा दीजिए। बात समझ में आई। अब इस आर्क को जो आपने लगाया है इसका टेंजेंट बनेगा C के साथ में, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ से एक टेंजेंट क्रिएट कीजिए डैश जो आपके C पॉइंट को टच करता हो, और टच कराने के बाद में आपको यहाँ से इसी टेंजेंट पर डैश इसके सेंटर से ये लाइन ऐसे पास करा देनी है। तो आपने ये पॉइंट यहाँ से टच कर दिया आर्क का और इसी आर्क के अप्रॉक्सीमेट सेंटर से आपने ए वाली लाइन को पास कर दिया। तो ये वाली लाइन आपकी एज इट इज़ सीधी चली जाएगी, आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये आपका वेव फ्रंट बनाने में मदद करेगा। अब इन्होंने कहा कि लाइट जहाँ से डेविएट हो रही है, जहाँ से लाइट का डेविएशन हुआ है वो आपका एंगल बनेगा रिफ्रैक्शन। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि जो आपकी लाइट टेंजेंट को टच करती है उसके पहले और नॉर्मल के बीच में, ये आपकी नॉर्मल है और इस लाइन के ठीक पहले जो एंगल बनेगा आप इसको कहेंगे रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल। तो आर को इन्होंने रिफ्रैक्शन एंगल सपोज किया। अब अगर ये वाली लाइट रे वेव फ्रंट को बनाएगी तो यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा, यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। और अगर ये आपका पॉइंट ए, जहाँ पर पॉइंट ए लिखा हुआ है ये नॉर्मल है, तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से ये ओवरऑल एंगल कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। अब अगर ये 90 है और ये आर है तो 90 में से आर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल कितने का आ जाएगा, 90 माइनस आर का आ जाएगा। और अगर ये लाइन वेव फ्रंट को बनाएगी तो ये एंगल 90 का होगा। अब आप 90 में से इन तीनों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि तीनों एंगल का एडिशन निकाल लीजिए, आपको ये एंगल मिल जाएगा कि कितना बन रहा होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे इस एंगल को लिख देते हैं 90 माइनस आर प्लस 90 और इस एंगल को हमने लिख दिया प्लस सी, और सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और तीनों का एडिशन किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो ध्यान से देखिए ये दोनों ऐड होकर के क्या हो गए 180। तो यहाँ हो जाएगा 180 माइनस आर एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल हो गया, ये निगेटिव है उस साइड में गया, सी इज इक्वल आ गया एंगल आर। तो आपके इस एंगल की वैल्यू किसके बराबर आ गई, रिफ्रैक्शन एंगल के बराबर आ गई। ये बात समझ में आई। ऊपर का प्रोसेस एज इट इज आपको करना है। नॉर्मल के पहले आपका एंगल बनेगा आई। अब ये नॉर्मल है तो ओवरऑल एंगल कितने का बन रहा है फ्रंट में, 90। अब 90 में से आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल कितने का बनेगा, 90 माइनस आई। और हमने आपको कल बताया था कि ये नॉर्मल के बाद का एंगल, ये भी 90 होगा। अब 90 में से 90 माइनस आई अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 90 माइनस 90 माइनस आई तो ये निगेटिव होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल ये एंगल कितने का आ जाएगा,
आई का आ जाएगा। बात समझ में आई। अब इन्होंने कहा कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है ये टी टाइम में ट्रेवल की गई है और किस वेलोसिटी से ट्रेवल की गई है, v2 वेलोसिटी से ट्रेवल की गई है। तो ये एंगल r बन रहा है आपका, ये एंगल I बन रहा है। अब आपको यहाँ से जो एंगल आपका R बना हुआ है आपको यहाँ से सेट स्क्वायर की हेल्प से उतना ही एंगल डैट 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 डैश क्रिएट करना है और C और इस पॉइंट को मान लीजिए D, तो CD आपका रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CD रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट बन जाएगा। यहाँ भी एंगल कितने का बनेगा 90 और ये ओवरऑल एंगल कितने का बनेगा 90। तो ये हो जाएगा आपका R और अगर ये आपका R हो गया तो ये कितने का हो जाएगा 90 माइनस R। अब आप इसको मैच भी कर सकते हो। ये देखो आपका ये नॉर्मल के बाद का एंगल कितने का है 90 और ये आपका एंगल R का है। 90 में से R को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 90 माइनस R आएगा। तो हमने इस साइड से भी नॉर्मल की वैल्यू निकाली, यानी ओवरऑल वेव फ्रंट के अंदर जो एंगल बन रहा है वो कितने का है 90। अब ये एंगल इन्होंने कहा कि आप सपोज कर लेना R, उतना ही आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है किसकी हेल्प से, सेट स्क्वायर की हेल्प से। जितना एंगल आपका नॉर्मल के बाद क्रिएट हुआ है उतना ही एंगल आपको इस नॉर्मल के बाद क्रिएट करना है। तो अगर ये R होगा तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस R और ऊपर वाला एंगल इन दोनों को मैच करेगा तो ये R हो गया, तो ये R हो गया। अब ओवरऑल यहाँ से भी आपका मैच कर रहा है कि ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस R, ये फिर से R आ रहा है। बात समझ में आई। तो CD आपका हो जाएगा रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट, रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट। तो आप यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट। अब आपको दो ट्राइंगल लेने हैं, कौन कौन से, पहला ट्राइंगल लेना है ABC और दूसरा ट्राइंगल लेना है ADC। ये पॉइंट है आपका C, इसको अलग से बना लीजिए AD एंड C। A ऊपर वाला बनेगा ABC और नीचे वाला बनेगा ADC। तो ध्यान से देखिए, इसको भी हम यहीं से बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका पॉइंट C, ये हो गया, नीचे की जगह हमने इसको ऊपर बना दिया, ये हो गया D। अब आपका ये एंगल I बन रहा है और ये एंगल बन रहा है R। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे एंगल कितने बन रहा है I का और यहाँ पे एंगल कितने बन रहा है R का। A के साथ में, पॉइंट A के साथ में एंगल आपका I है और पॉइंट C के साथ में एंगल कितना है आपका R है और AC आपकी दोनों में कॉमन साइड है। बात समझ में आई। BC आपकी डिस्टेंस है x जो V1 वेलोसिटी से t टाइम में ट्रेवल करती है। अगर ये इसको हम माने x1 तो x1 डिस्टेंस V2 t टाइम में कवर करती है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो गई डिक्रीज हो गई। तो आज आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है और ये वाली डिस्टेंस क्या है कम है, मतलब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। अब आपको क्या करना है भैया, एंगल के सामने वाली साइड, भाई थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो आपको इसमें साइन आई लगा देना है, उसमें साइन आर लगा देना है। तो अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें और ट्राइंगल ADC की बात करें, ABC में हम लगा देते हैं साइन आई। साइन आई इज इक्वल क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी BC और AC आपकी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो आपने यहाँ लिख दिया BC अपॉन AC। फिर आप लगाओगे दूसरे वाले ट्राइंगल में R के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो आप इसको क्या लिखोगे साइन R इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गई आपकी AD और हाइपोटेन्यूज हो गई आपकी AC। लिख दिया आपने। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। साइन I अपॉन साइन R फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, दोनों को डिवाइड किया। साइन I की वैल्यू BC अपॉन AC, साइन R रिवर्स करके लिख दीजिए AC अपॉन AD। AC से AC आपका कैंसिल हो गया। BC की वैल्यू देखिए क्या आ रही है डायग्राम में, BC की वैल्यू कितनी आ रही है V1 इंटू T। तो आप BC की प्लेस में लिखेंगे V1 इंटू T और AD की वैल्यू कितनी आ रही V2 इंटू T। तो आप यहाँ लिखेंगे V2 इंटू T, T से T कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू आ गई साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल V1 अपॉन V2।
v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे हमने ग्लास लिया है, अदरवाइज हम लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? मीडियम लिख सकते हैं। भाई ग्लास की जगह आपके पास वाटर भी हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है, कोई भी दूसरा मीडियम आप ले सकते हैं। तो ये आ गया आपका साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल आया आपका v1 अपॉन v2। अब आपने रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या पढ़ रखा है बेटा? रिफ्रैक्शन फार्मूला आपने पढ़ रखा है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल एन। एन को आप क्या लिख सकते हैं? 1n2 को आप लिखते हैं n2 अपॉन n1, या फिर इसी के टर्म में 1n2 इज इक्वल आपने फाइंड किया था c अपॉन v। तो बेटा 1n2 अगर इसके बराबर है तो v1 अपॉन v2 को हम क्या लिख सकते हैं? v1 आपकी किससे मैच कर रही है? c से, और v2 आपकी किससे मैच कर रही है? v से। तो आप इसको लिखेंगे c और इसको लिखेंगे v। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल c अपॉन v, और c अपॉन v किसके बराबर होता है? 1n2 के बराबर होता है। और 1n2 को हम लिख क्या सकते हैं? n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, फिर से देख लो। पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने सपोज किया था n1, दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने सपोज किया था n2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा? साइन आई मल्टीप्लाई बाई n1 साइन आर मल्टीप्लाई बाई n2। तो n1 कहाँ बन रहा है बेटा? आई के पास। n2 कहाँ बन रहा है? आर के पास। तो आपका सेकेंड मीडियम क्या है? आर। फर्स्ट मीडियम में एंगल कौन सा है? आई। यानी ये डेरिवेशन प्रूफ करता है कि हाइगेंस की थ्योरी न्यूटन से बेहतर थी, और जो उन्होंने बताया वो अप्रॉक्सीमेट क्या था? सही था। पर उस समय उतनी नॉलेज ना होने की वजह से, इक्विपमेंट ना होने की वजह से, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस नहीं थी, तो ये अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरा रीज़न था इनको मोरल सपोर्ट नहीं मिला। बात समझ में आई? क्योंकि जिस समय ये इस थ्योरी को बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, दुनिया इनको नकार रही थी, लोग न्यूटन को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि न्यूटन ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताई थी। तो इनको ना तो मोरल सपोर्ट मिला, ना तो इनको किसी ने, दूसरे व्यक्ति ने भी सपोर्ट किया कि चलो तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ एक्सपेरिमेंट के लिए और आप इसमें बेहतर करिए। तो ये क्या हो गया बेटा? डिमोटिवेट हो गए। डिमोटिवेट होने के बाद में शांत होकर के बैठ गए। इन्होंने इतना सब कुछ बताया और बताने के बाद में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए। अदरवाइज ये ऐसा वैज्ञानिक था जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को 1678 में प्रूव कर सकता था, लेकिन केवल और केवल डिमोटिवेशन के कारण ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फॉर्मूलों को क्या नहीं प्रूफ नहीं कर पाए और ना उनकी वैल्यू फाइंड कर पाए। बाद में दूसरे वैज्ञानिक आते हैं लगभग 150-200 साल बाद, जिस समय फोकॉल्ट आते हैं, यंग ने उस समय में क्या प्रूफ किया? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन प्रूफ किया। तो आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी दो लॉ हैं। एक तो ये साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। दूसरा, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो बेटा देख लो, जेड डैश आपका ट्रांसपेरेंट प्लेन है, ए बी आपका परपेंडिकुलर वेव फ्रंट है, तो ए बी परपेंडिकुलर है अगेन ए सी के, ठीक, एंड नॉर्मल ऑल्सो परपेंडिकुलर ए सी। उसके बाद ये जो सी डी आपकी दूसरी वेव फ्रंट बनी है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट या रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट, ये भी तो परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, अगर 3D डायग्राम सपोज करो, अगर ये 3D सामने की ओर से आ रहा है तो रिफ्रैक्शन इसका कहाँ हो रहा होगा? सामने ही तो हो रहा होगा, और इसका रिफ्रैक्शन कहीं और थोड़ी ना होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये भी आपका क्या है? परपेंडिकुलर वेव फ्रंट है। किसके? AC के। तो ये तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। जैसे हमने आपको कल डायग्राम बताया था, X, Y एंड Z। ये Z आपको दिख नहीं रहा है परपेंडिकुलर, पर एक्चुअल में है कैसा? ऐसा। तो ये जो आपका AB वेव फ्रंट है ये भी परपेंडिकुलर है, और जो आपका CD वेव फ्रंट है ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है। किसके? हमारे व्हाइट बोर्ड के। ध्यान से देखो, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है। अब इसके सामने से कोई भी चीज आएगी तो वो व्हाइट बोर्ड की क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। और इस व्हाइट बोर्ड से कोई भी चीज निकलेगी तो क्या हो जाएगी?
वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके, व्हाइट बोर्ड के। तो आपका प्लेन सरफेस किस पे बना है, व्हाइट बोर्ड में। तो ए बी भी आपका सामने से आ रहा है और सी डी आपका सामने जा रहा है। तो दोनों क्या हो गए, दोनों वेव फ्रंट AC के परपेंडिकुलर हो गए, जिससे आपके दोनों लॉ प्रूफ हो गए। एक तो हमने आपको पूरा प्रूफ करके दिखाया, दूसरा वाला कल भी बता चुके हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में कि AC परपेंडिकुलर AB एंड AC परपेंडिकुलर CD एंड नॉर्मल ऑल्सो परपेंडिकुलर AB कहें या AC कहें या CD कहें। बात समझ में आई। नॉर्मल का काम कौन कर रहा है बेटा, Y एक्सिस। ध्यान से देख लो, हमारा जो नॉर्मल है ये किस एक्सिस में बना हुआ है, Y एक्सिस में। हमारा जो AC है किस एक्सिस में बना हुआ है, ध्यान से देखो X में। और जो हमारे AB और CD वेव फ्रंट हैं ये किस एक्सिस में बने हुए हैं, Z एक्सिस में। बात समझ में आई। जैसे आपने फ्लेमिंग के राइट हैंड या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल पढ़ा होगा, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये रिप्रेजेंट करता था फोर्स को, ये रिप्रेजेंट करता था इलेक्ट्रिक करंट को और ये रिप्रेजेंट करता था मैग्नेटिक फील्ड को। राइट हैंड की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता था वेलोसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रिक करंट और ये अगेन मैग्नेटिक फील्ड। तो तीनों परपेंडिकुलर। उसी तरह AB, AC और नॉर्मल तीनों परपेंडिकुलर हैं। एक Y की तरह बिहेव कर रहा है, एक X की तरह और एक Z की तरह। बात समझ में आ गई। कर लेंगे प्रूफ इस तरह। सिर्फ आपको डायग्राम साफ सुथरा बनाना है, जो हमने लिखा है इसको एक्सप्लेन कर देना है। एयर है तो रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम में वेलोसिटी v1, उसको लिख देना है एक्सप्लेन करके। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसके बाद ग्लास सपोज करेंगे डेंसर, डेंसर में वेलोसिटी v2, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, BC का आर्क न लेकर के आपको अप्रॉक्सीमेट इसके बराबर आर्क लेना है, AB के बराबर। कंपास को यहाँ रखना है, पेंसिल को नोक को यहाँ। फिर से नापने के बाद में आप नीचे की ओर आर्क लगाएंगे और यहाँ से टेंजेंट क्रिएट करेंगे जो पॉइंट C को टच करता हो। टेंजेंट क्रिएट करने के बाद में आपको इस आर्क के अप्रॉक्सीमेट सेंटर से लाइन पास करनी है, जो आपका क्या क्रिएट करेगी, रिफ्रैक्शन एंगल क्रिएट करेगी। ओवरऑल आपका ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस R करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस R, ये आपका हो गया R। अब आपका ये वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90 माइनस R और ये C था, तो हमने तीनों को ऐड किया किसके बराबर, 180 के बराबर। तो आपका C इज इक्वल क्या आ गया, R, यानी ये वाला एंगल आपका R के बराबर हो गया। फिर हमने कहा बेटा आपको सेट स्क्वायर की हेल्प से यहाँ से इसकी रिफ्रैक्टेड वे बनानी है। ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। जैसे हमारी इंसिडेंट रे है वैसे आपकी ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे हैं। तो एक रे तो आपको मिल गई पॉइंट A की हेल्प से, दूसरी आपको मिलेगी पॉइंट C की हेल्प से। आपको सेट स्क्वायर यूज करना है और सेम उतना ही एंगल क्रिएट कराना है जितना यहाँ क्रिएट हुआ। बात समझ में आई। आप सेट स्क्वायर लेंगे, पहले ऐसे रखेंगे, फिर सेट स्क्वायर दूसरा वाला लेंगे, यहाँ पे रखेंगे। जब आपकी ये वाली रे कंप्लीट हो जाएगी उसमें देखेंगे कि मेजरमेंट कितना आ रहा है। सेट स्क्वायर में 0 से लेके वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, उसको आप देख लेना यहाँ से यहाँ। अब आपको इस नॉर्मल में रखना है, दूसरा सेट स्क्वायर रखना है, जितने पॉइंट में यहाँ आ रहा हो उतने पॉइंट का डॉट बना देना है, लाइन पास करा देना है, बन गया एंगल। बात समझ में आई। कैसे बनाएंगे, सेट स्क्वायर का यूज कैसे करेंगे, सेट स्क्वायर एक यहाँ रखेंगे, दूसरा सेट स्क्वायर यहाँ रखेंगे। आपको उसमें 0 से 0 को यहाँ रखना और यहाँ तक मेजरमेंट कर लेना जितनी भी लाइन हो। फिर पहला सेट स्क्वायर यहाँ रखना और 0 को यहाँ रखना और पॉइंट को यहाँ रखना और डॉट लगा देना। डॉट लगाने के बाद में पॉइंट C से उस डॉट को पास करा देना। जैसे ही आप कराओगे आपका एंगल R हो जाएगा। फिर चाहे आप उसके बाद मेजरमेंट भी कर सकते हो, आपके पास सारी डिवाइसेस हैं कि ये एंगल आपका सेम आ रहा है कि नहीं, सेट स्क्वायर की हेल्प से। बात समझ में आ गई इतनी। ये आपका प्रूफ है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, किसकी हेल्प से, हाइगेन्स की थ्योरी की हेल्प से। नोट करिए।